2014 में जो पूछा गया था एक प्रश्न, सेम वैसा ही प्रश्न प्रैक्टिस शीट में है एक, उसको मैं करा दे रहा हूं। बहुत अच्छा प्रश्न है वो, उसमें थोड़ी दिक्कत होगी बनाने में। 2014 में सेम वैसा ही प्रश्न पूछा गया था। इसके तुरंत बाद स्टार्ट करेंगे अपन प्रतिशत से। चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे। किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे। किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे। 35 35 विद्यार्थी थे। यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है, यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है, किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे, यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो भोजन पर प्रतिदिन खर्च 42 बढ़ जाता है। तो भोजन पर खर्च प्रतिदिन 42 बढ़ जाता है। यदि छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो भोजन पर प्रतिदिन खर्च 42 बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्चा 1 रुपए कम हो जाता है। जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्चा, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्चा 1 रुपए कम हो जाता है। प्रत्येक छात्र का औसत खर्चा 1 रुपए कम हो जाता है, तो छात्रावास का प्रतिदिन प्रारंभिक खर्चा कितना था? तो छात्रावास का प्रतिदिन प्रारंभिक खर्चा कितना था? तो छात्रावास का प्रतिदिन प्रारंभिक खर्चा कितना था? छात्रावास का प्रतिदिन प्रारंभिक खर्चा कितना था? प्रश्न को एक बार पढ़िए और कोशिश करिए समझने की कि प्रश्न में क्या लिखा है। एक बार प्रश्न को पढ़िए, थोड़ा एनालिसिस करिए कि चीजें समझ में आ रही हैं क्या, प्रश्न का डेटा कैसा क्या है, क्या बोलना चाहता है। एक बार पढ़ के देखिए प्रश्न को। अच्छा प्रश्न है, 2014 में सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था छात्रावास अधीक्षक में। समझ आ रहा है प्रश्न में क्या लिखा है? थोड़ा उसको व्यवहारिक एग्जाम्पल से रिलेट करके देखिए। व्यवहारिक एग्जाम्पल से उसको रिलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो ऐसा एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो 5 लोग खाना खाने गए होटल में। ऐसा कभी हुआ होगा आप लोग के साथ भी, 5 लोग खाना खाने गए होटल में और 200 रुपए का खर्चा आया। देखना पूरा आपको समझ में आएगा प्रश्न में क्या बोल रहा है। मैं बोल रहा 5 लड़के हैं होटल में खाना खाने गए, तो 5 लड़के होटल में खाना खाने गए और खर्चा कितना आया? मान लो टोटल खर्चा 200 रुपए आया। 5 लड़कों का टोटल खर्चा 200 रुपए आया, तो प्रति लड़का कितना रुपया खर्चा होगा? यहाँ पर 40 रुपया होगा। जब बंटवारा करेंगे 200 रुपया खर्चा हुआ, फिर बांटेंगे वो आपस में, तो प्रति लड़का कितना रुपया खर्चा आएगा? 40 रुपया। देख सकते हैं आप, 200 रुपया खर्चा हुआ, इसको 5 बराबर भाग में बांट दीजिए, तो प्रति लड़का कितना रुपया खर्चा है? 40 रुपए। 5 लड़के थे, होटल गए, खाना खाए, 200 रुपए का बिल बना, प्रति लड़का खर्चा कितना आ गया? 40 रुपया। अब आपने ऐसा देखा होगा कि इस बार अपन 8 लड़के गए, इस बार 8 लड़के गए, 8 लड़के, 8 लड़के गए तो टोटल खर्चा बढ़ा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। कितना हुआ? 240 रुपया। समझ आ रहा है? इस बार 8 लड़के खाना खाने गए तो खर्चा बढ़ा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। आप ऐसा व्यवहारिक एग्जाम्पल देखे भी होंगे कि 5 लोग खाना खाने गए, फिर बोलते हैं कि 1-2 लोग और आते तो भी खर्चा इतना ही होता। समझ आ रहा है? 5 लोग 200 का खाए, 1-2 लोग और आते तो भी इतना ही खाते, 10-20 रुपया बढ़ जाता बस। ऐसा जनरली होता है। तो 5 लड़के खाना खाने गए, 200 रुपया खर्चा आया, प्रति लड़का कितना खर्चा आया? 40। अब 8 लोग खाना खाने गए अगले दिन, तो खर्चा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, 240 रुपए खर्चा आया। यहां पे प्रति लड़का खर्चा कितना आएगा? 30 रुपया। तो देख पा रहे हैं हो क्या रहा है, कुल खर्चा तो बढ़ गया लेकिन प्रति लड़का खर्चा क्या हो गया? कम हो गया। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं?
कुल खर्चा तो बढ़ गया, 200 रुपए खर्चा हो रहा था, अब खर्चा कितना हो रहा है 240, लेकिन प्रति लड़का जो खर्चा था वो क्या हो गया, कम हो गया। प्रति लड़का पहले 40 रुपया खर्चा हो रहा था, अब कितना हो रहा है 30 रुपया। वैसा ही कुछ डेटा दिया है प्रश्न में, समझ आ रहा है, वैसा ही तो कुछ डेटा है। पहले कितने विद्यार्थी थे 35, 7 नए विद्यार्थी आ गए। अब पहले जितना खर्चा होता था मेस में वो खर्चा तो बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना यार, सिंपल सी बात है। पहले 35 लोग का खाना बनता था, अब कितने लोग का बनेगा 42 लोग का, खाना तो ज्यादा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले जो खर्च होता था मैस का वो खर्च कितना बढ़ गया, 42 रुपए बढ़ गया। बोला है ना मैस का प्रतिदिन का खर्चा कितना बढ़ गया, 42 रुपए बढ़ गया, लेकिन प्रति छात्र खर्चा कितना रुपए कम हो गया, 1 रुपया कम हो गया। कर पा रहे हो रिलेट? पहले खर्चा था मैस का मान लो 200, 3 नए छात्र आए तो मैस का खर्चा अब कितना हो गया 240, लेकिन पहले प्रति लड़का खर्च कितना हो रहा था, लेकिन अब कितना हो रहा है 30 हो रहा है। ऐसा ही कुछ प्रश्न है, समझ आ रहा है, ऐसा ही कुछ प्रश्न है। अब ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे, समझ आया ये एग्जाम्पल जो लिया हूं। ऐसा जनरली आप देखते भी आए हैं कि 5 लड़के हैं, खाना खाने गए, 200 रुपए खर्चा आया, प्रति लड़का 40 रुपए खर्चा हो गया। 3 नए लड़के आए, 8 लड़के हो गए, खर्चा ज्यादा नहीं बढ़ा, खर्चा कितना हुआ 240 ही हुआ, प्रति लड़का खर्च कितना हो गया 30। तो कुल खर्चा तो बढ़ गया, देख सकते हैं कुल खर्चा 40 रुपए बढ़ा, लेकिन प्रति लड़का जो खर्चा था वो क्या हो गया, कम। तो यहां पर क्या बोल रहा है प्रश्न में, छात्रावास में कितने विद्यार्थी थे 35, इनका मैस का कुल खर्चा कुछ ना कुछ होता होगा, 35 विद्यार्थी हैं तो इनका मैस का कुल खर्च कुछ ना कुछ होता होगा। अब 7 नए विद्यार्थी आए तो कितने हो गए 42। अब ऑब्वियस सी बात है मैस का जो खर्चा था वो बढ़ेगा, तो पहले जो खर्चा था वो कितना बढ़ गया 42 रुपए बढ़ गया, प्रश्न में बोला है, समझ आ रहा है। पहले इतना खर्चा होता था मैस में खाने पर, अब खर्चा जो था वो 42 रुपए बढ़ गया। जैसे यहाँ 40 बढ़ा था वैसे ही यहां पर कितना बढ़ा है 42 बढ़ा है। प्रति लड़का पहले जो खर्च होता था वो खर्च कितना कम हो गया, 1 रुपए कम हो गया। अब डेटा तो समझ आया, प्रश्न तो समझ आया ना क्या क्या बोल रहा है प्रश्न में, वरना प्रश्न में ही डाउट होता है कि सर क्या बोल रहा है, मैस का खर्चा बढ़ गया, प्रति लड़का खर्चा कम हो गया, ये कैसे हो रहा है। मैं आपको प्रश्न का मीनिंग समझा रहा था अभी तक, कैलकुलेशन कैसे करना उस पर तो आया ही नहीं हूं मैं, अभी तक आपको केवल प्रश्न का मीनिंग समझा रहा था मैं। अब प्रश्न कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखना प्रश्न कैसे करेंगे। पहले कितने विद्यार्थी थे 35, मान लो प्रति विद्यार्थी खर्च कितना होता था x रुपया, प्रति विद्यार्थी कितना रुपया खर्च होता था x, समझ आ रहा, पहले 35 विद्यार्थी थे, प्रति विद्यार्थी कितना खर्च होता था x, तो यहां पर कुल खर्च कितना होगा 35x होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो यहां पर पहले कितने लड़के थे, ये देखिए इसमें पहले कितने लड़के थे 5, प्रति लड़का कितना खर्च होता था 40, 5 लड़के थे, प्रति लड़का 40 रुपया खर्च हो रहा था, तो कुल खर्च कितना होगा 200, समझ आ रहा है। तो वैसे ही यहां पर मैंने क्या बोला, पहले 35 लड़के थे या 35 विद्यार्थी थे, प्रति विद्यार्थी कितना रुपया खर्च होता था x, तो कुल खर्च पहले कितना होता था 35x। अब क्या हुआ 42 विद्यार्थी हो चुके हैं, 7 नए आ गए ना, 42 विद्यार्थी हो गए, प्रति विद्यार्थी खर्च कितना होगा पहले से 1 रुपया कम x माइनस 1, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 42 इंटू एक्स माइनस 1। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, पूरा पूरा रिलेट कर पा रहे हो आप। कैसे रिलेट कर रहे हो, पहले 5 लड़के थे, प्रति लड़का खर्च होता था 40, तो कुल खर्च पहले कितना होता था 40 इंटू 5 मतलब कितना 200। 3 नए लड़के आए तो कितने हो गए 8, अब प्रति लड़का खर्च 10 रुपया कम हो गया, मतलब 30 रुपया प्रति लड़का खर्च हो रहा है, लड़के कितने हैं 8, तो कुल खर्च कितना हो गया 240, समझ आ रहा है। पहले प्रति लड़का खर्च होता था 40, अब 10 रुपया कम मतलब कितना 30, पहले लड़के कितने थे 5, अब लड़के कितने हैं 8। वैसे ही तो किया हूं यहां पर, पहले 35 विद्यार्थी थे, प्रति विद्यार्थी खर्च x रुपए होता था, तो कुल खर्च कितना 35x, अब विद्यार्थी कितने हैं 42, प्रति विद्यार्थी खर्च कितना हो रहा है x माइनस 1,
तो कुल खर्च कितना 42 इंटू एक्स माइनस 1। ये प्रारंभिक खर्च है मैस का और ये नया खर्च है मैस का, और ये वाला खर्च जो है प्रारंभिक खर्च से कितना रुपया अधिक है 42 रुपया अधिक है। समझ आ रहा है? ये वाला जो खर्च है, ये वाला जो मैस का खर्च है नया खर्च, ये प्रारंभिक खर्च से कितना रुपया अधिक है 42 रुपया अधिक है। इसका मतलब ये खर्च माइनस ये खर्च बराबर क्या आएगा 42 आएगा। जैसे यहां पर देखिए पहले कितना खर्च हो रहा था 200, अब कितना खर्च हो रहा है 240। तो ये वाला खर्च ये वाले खर्च से कितना अधिक है 40। वो 40 कैसे आएगा 240 में 200 को माइनस करने पर आएगा। तो उसी प्रकार यहां पर क्या बोला है, जो नया खर्च है मैस का, ये वाला नया खर्च ये प्रारंभिक खर्च से कितना रुपया अधिक है 42 रुपया। इसका मतलब मैं अगर ऐसा लिख दूं 42 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 35 एक्स बराबर कितना 42, कोई दिक्कत नहीं होगा। अधिक और कम का मतलब अंतर तो होता है। पूरे मैथ्स में ध्यान रखिए, पूरे मैथ्स में अधिक और कम का मतलब होता है अंतर। अधिक और कम कहीं पे भी दिया है तो अधिक और कम का मतलब होता है अंतर। जैसे मान लीजिए मैं बोला मेरी एज आपसे 5 वर्ष अधिक है। मान लीजिए ऐसा बोला मैं, मेरी एज आपसे 5 वर्ष अधिक है। ना तो मेरी एज पता है ना तो आपकी पता है। समझ आ रहा है? इस स्टेटमेंट से ना तो मेरी एज पता है ना तो आपकी एज पता है, लेकिन ये पता है कि अगर आपकी 30 है तो मेरी कितनी 35, अगर आपकी 25 है तो मेरी कितनी 30, अगर आपकी 20 है तो मेरी कितनी 25। मतलब मेरी एज माइनस आपकी एज बराबर कितना आएगा 5। समझ आ रहा है? अगर मैं बोला मेरी एज आपसे 5 वर्ष अधिक है, इसका मतलब मेरी एज माइनस आपकी एज बराबर क्या आएगा 5 आएगा। समझ आ रहा है? अधिक और कम का मतलब अंतर होता है, एकदम क्लियर करना पूरे मैथ्स में। आप रिलेट करोगे यहां से तो पहले मैथ्स का खर्च था 200, अब मैथ्स का खर्च कितना है 240। तो ये वाला खर्च प्रारंभिक खर्च से 40 रुपया अधिक है, वो 40 कैसे आएगा 240 में 200 को घटाने पर। सेम वही बात यहां पर अप्लाई हो रही है। प्रारंभिक खर्च मैथ्स का 35x है, नया खर्च मैथ्स का 42 इंटू एक्स माइनस 1 है। ये जो खर्च है ये खर्च प्रारंभिक खर्च से कितना अधिक है 42। तो ये वाला खर्च माइनस प्रारंभिक खर्च बराबर कितना 42। एक्स निकाल लो, बन जाएगा 42x माइनस 42 माइनस कितना 35x बराबर कितना 42। 42 में 35 जाएगा कितना बचेगा, कर लेंगे ना, 42 का x में गुणा किया 42 का माइनस 1 में गुणा किया तो 42 में 35 जाएगा 7x माइनस 42 बराबर 42। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा क्या, माइनस 42 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 12। समझ आया? x का वैल्यू कितना आ गया 12 बन जाएगा यहां तक। ये 42 अंतर है, समझ आ रहा है ना, बोला है प्रश्न में। जैसे ही 7 नए छात्र आए मैथ्स का प्रतिदिन का खर्च 42 रुपए बढ़ गया, अधिक हो गया। मतलब ये वाला खर्च जो है नया खर्च प्रारंभिक खर्च से कितना अधिक है 42। तो नया खर्च माइनस प्रारंभिक खर्च बराबर 42। सिंप्लीफाई किया x मिल गया 12। अब x 12 मिल गया तो प्रश्न क्या बोलना चाहता है, मैथ्स का प्रारंभिक खर्च कितना था बताओ। तो बता दीजिए प्रारंभिक खर्च 35 छात्र थे, प्रति छात्र खर्च कितना मिला मेरे को 12। तो गुणा कर दीजिए 12 पंचे 60, 12 तिया 36 और 6 कितना 42 420। समझ आ रहा है? मैथ्स का प्रारंभिक खर्च कितना आया 420। ऑनलाइन में काफी लोग बना लिए थे, बहुत बढ़िया। लखन, पुष्पा, वर्षा, रवि कुमार, राहुल, बहुत बढ़िया। जिनका आ गया था बहुत अच्छी बात है। समझ आया? पूरा रिलेट कर पा रहे हैं, एकदम सिंपल सा है। 35 लोग थे, प्रति विद्यार्थी खर्च x मान लो, तो पहले मैथ्स का खर्च कितना था 35x। अब 42 विद्यार्थी है, 7 नए आ गए तो अब 42 विद्यार्थी हो गए। मैथ्स का खर्च कैसे निकालोगे, तो 42 विद्यार्थी हो गए, प्रति विद्यार्थी खर्च कितना x माइनस 1। तो कुल खर्च मैथ्स का कितना हो जाएगा 42 इंटू एक्स माइनस 1। ये वाला खर्च जो है प्रारंभिक खर्च से 42 अधिक है, तो नया खर्च माइनस पुराना खर्च बराबर कितना 42। सिंप्लीफाई किए, कैसे किए, 42 का x में गुणा किए 42x, 42 का माइनस x में गुणा किए माइनस 42,
तो 42x में से 35x जाएगा तो 7x बचेगा, 7x बराबर 84, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। बन जाएगा। पूरा पूरा इससे रिलेट हो रहा है, देख सकते हैं। पहले 5 लड़के थे, प्रति लड़के खर्च कितना बैठ रहा था? 40। तो पहले कितना खर्च बना मैथ्स का? 5 इंटू 40 मतलब 200। अब 3 नए लड़के आ गए तो कितने हो गए? 8। प्रति विद्यार्थी या प्रति लड़का खर्च 10 कम हो गया, तो पहले 40 था, 10 कम हो गया तो 30। कुल खर्च कितना? 240। तो ये वाला खर्च प्रारंभिक खर्च से 40 अधिक है, तो वो 40 कैसे आएगा? 240 में 200 को घटाने पर आएगा। सेम वही काम यहां पर किया हूं और कुछ भी अलग काम नहीं हुआ है। पहले 35 विद्यार्थी थे, प्रति विद्यार्थी खर्च x रुपए होता था, तो कुल खर्च पहले कितना था? 35x। अब 42 विद्यार्थी हो गए, प्रति विद्यार्थी खर्च 1 रुपया कम हो गया। जैसे वहां 40 था, 10 कम हुआ तो 40 माइनस 10 30। यहां x था, 1 कम हुआ तो x माइनस 1। तो कुल खर्च 42 इंटू एक्स माइनस 1। तो पहले मैथ्स में प्रतिदिन खर्च इतना होता था, अब मैथ्स में प्रतिदिन खर्च इतना होता है। ये वाला खर्च 42 रुपए अधिक है, तो नया खर्च माइनस पुराना खर्च बराबर 42। एक्स निकल गया 12। ये एक्स क्या था? पहले प्रति विद्यार्थी खर्च 12 रुपए होता था। कितने विद्यार्थी थे? 35। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? 35 इंटू 12 420। बन जाएगा। 2014 वाला प्रश्न को लिख लो, चलो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा। 2014 में जो पूछा गया था, 2-3 प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा, औसत से, इसलिए लंबा चल रहा है चैप्टर बहुत, और वैरायटी बहुत ज्यादा है औसत में। जो चैप्टर लिखे उनको शानदार तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि 2-3 प्रश्न मिनिमम मान के चलिए औसत से आएगा, 2 से 3 प्रश्न मिनिमम आएगा। आप महिला पर्यवेक्षक को देखिए, 15 में से 2 प्रश्न पूछ लिया था, 15 प्रश्न आए थे, वहां से 2 प्रश्न औसत से आए थे। 25 में 2 से 3 प्रश्न गारंटीड है, एकदम आएगा, कंफर्म है कि 2 से 3 प्रश्न आपको औसत का मिलेगा। लिखिए, किसी मैथ्स में 40 विद्यार्थी हैं, किसी मैथ्स में 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है, किसी मैथ्स में 40 विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है, 10 की वृद्धि होती है, तो कुल मासिक व्यय में 2000 रुपए की वृद्धि होती है। तो कुल मासिक व्यय में 2000 रुपए की वृद्धि होती है, तो कुल मासिक व्यय में 2000 रुपए की वृद्धि होती है। कुल मासिक व्यय में, कुल मासिक व्यय में 2000 रुपए की वृद्धि होती है, 2000 रुपए की वृद्धि होती है, तथा प्रति विद्यार्थी का, तथा प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत व्यय 200 रुपए कम हो जाता है, तथा प्रति विद्यार्थी का, तथा प्रति विद्यार्थी का औसत मासिक व्यय, औसत मासिक व्यय, प्रति विद्यार्थी का औसत मासिक व्यय 200 रुपए कम हो जाता है, 200 रुपए कम हो जाता है। प्रति विद्यार्थी का औसत मासिक व्यय 200 रुपए कम हो जाता है, वैसा ही तो प्रश्न है पूरा। तो पहले मैथ्स में, तो पहले मैथ्स में कुल कितने का मासिक व्यय होता था? तो पहले मैथ्स में कुल कितने का मासिक व्यय होता था? तो पहले मैथ्स में कुल कितने का मासिक व्यय होता था? तो पहले मैथ्स में कुल कितने का मासिक व्यय होता था? तो पहले मैथ्स में कुल कितने का मासिक व्यय होता था? बना लीजिए,
सॉल्व करिए। 2014 का छात्रावास अधीक्षक का प्रश्न है ये, सेम वैसे ही बनेगा। पहले 40 विद्यार्थी थे, फिर 10 नए आए तो 50 हो गए। बनाओ भाई, औसत के बहुत सारे प्रश्न हो गए हैं। 48,000 लखनलाल। बाकी लोग का क्या रहा है चेक करिए। रवि कुमार 48,000, बहुत बढ़िया। व्यवहारिक एग्जाम्पल से रिलेट किया करिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। सारा डाउट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आप व्यवहारिक एग्जाम्पल्स से रिलेट करेंगे, जैसा कि मैंने यहां पर रिलेट किया था। 48,000 आ रहा है, वेरी गुड। दिव्या, वर्षा, बहुत बढ़िया। 48,000 आएगा, बहुत ही बढ़िया। बनाओ भाई, सभी लोग बनाओ। इसके जस्ट बाद प्रतिशत स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं, एक वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको भी देख लेना। औसत का क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट, इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रैक्टिस शीट में लगभग 40 प्रश्न थे और क्लास नोट्स में बहुत सारे प्रश्न हो गए हैं। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस थे, मैंने लगभग सारे प्रश्न आपको क्लास नोट्स में ही करा दिए हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे प्रश्न हैं अलग अलग वैरायटी के। इससे बाहर मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। जो आएगा यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बना सभी का? 48,000 आ गया। कर पा रहे हैं रिलेट? सिंपल सा है। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वर्षा, प्रतिशत और लाभ हानि देखना है अपन को। प्रतिशत और लाभ हानि भी इंपॉर्टेंट है बहुत। चलिए, 40 विद्यार्थी हैं। 40 विद्यार्थी हैं तो पहले मान लो प्रति विद्यार्थी खर्चा कितना होता था? x। जो प्रति विद्यार्थी खर्चा होता था पहले, वो कितना होता था? x। तो टोटल खर्चा मैथ्स का कितना हो गया? 40x। 40x हो गया। अब 10 नए विद्यार्थी आए तो कितने हो गए? 50। और प्रति विद्यार्थी औसत मासिक व्यय कितना कम हो गया? 200। तो प्रति विद्यार्थी जो खर्चा हो रहा था वो कितना हो गया? x माइनस 200। तो यहां पर कुल खर्च कितना हो जाएगा? 50 इंटू एक्स माइनस 200। ये जो नया खर्च है मैस का, ये जो नया मासिक व्यय है मैस का, ये नया मासिक व्यय जो है ये 2000 ज्यादा है। किससे? ये वाले से। समझ आ रहा है? विद्यार्थी नए आए हैं तो खाना ज्यादा बनेगा, तो खर्चा तो ज्यादा ही होगा मेस का। लेकिन नए विद्यार्थियों के आने के कारण जो प्रति विद्यार्थी खर्चा बैठ रहा था वो क्या हो गया? कम। जितने ज्यादा लोग खाएंगे ना, प्रति विद्यार्थी खर्चा उतना ही कम आता है। समझ आ रहा है? 2 लोग के लिए खाना बनेगा, दोनों को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब यही खाना 200 लोग के लिए बन रहा है, तो प्रति विद्यार्थी खर्च क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप 2 लोग होटल में खाना खाने जाइए, 10 लोग जाइए, 2 लोग में प्रति व्यक्ति खर्च क्या आता है? ज्यादा। 10 लोग जाएंगे तो प्रति व्यक्ति खर्च क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ आ रहा है? 2 लोग जाएंगे तो टोटल खर्चा जो हुआ है, और 10 लोग जाएंगे जो टोटल खर्चा हुआ है, तो 10 लोग वाले में टोटल खर्चा क्या है? ज्यादा। लेकिन प्रति व्यक्ति खर्चा क्या है? कम है। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर टोटल खर्चा, ये टोटल खर्चा है मेस का, ये क्या है? ज्यादा। कितना ज्यादा है? 2000। किससे ज्यादा है? ये वाले से। इसका मतलब नया जो खर्चा है, नया जो खर्चा है और पुराना जो खर्चा है, दोनों का अंतर कितना लिख दूं? 2000। सिंप्लीफाई करते हैं। 50 का x में गुणा करेंगे, क्या आएगा? 50x माइनस 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा? 10,000 माइनस कितना? 40x बराबर कितना? 2000। 50x में 40x घटाओगे तो क्या आएगा? 10x। ये 10,000 को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा? 12,000। एक जीरो से एक जीरो काट दो, x कितना आ जाएगा? 1200। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? सिमिलर है एकदम कैलकुलेशन भी। नया खर्च, पुराना खर्च, दोनों का अंतर कितना? 2000। सिंप्लीफाई कैसे किया? 50 का x में गुणा किया 50x, 50 का 200 में गुणा किया 10,000 माइनस 40x बराबर 2000।
50x में से 40x को घटाया तो 10x आया, माइनस 10,000 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया तो 2,000 और 10,000 जुड़कर कितना हो गया 12,000। एक जीरो से एक जीरो काटो तो x का वैल्यू कितना आया 1200। मतलब पहले प्रति विद्यार्थी मासिक व्यय कितना होता था 1200। कितने विद्यार्थी थे 40, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा 40 इंटू 1200 कितना आ जाएगा 48,000। नया खर्च बोलेगा तो आप क्या करना 2,000 जोड़ के बता देना 50,000। समझ आ रहा, सीधे इसमें क्या करना 2,000 जोड़ के बता देना। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पहले प्रति विद्यार्थी खर्च कितना था 1200, अब कितना है 1,000, 200 कम हो गया ना। देखो नया खर्च पूछेगा तो नया खर्च बताने का दो तरीका है। मैथ्स का नया खर्च पूछा तो पुराना खर्च कितना है 48,000, 2,000 इसमें वृद्धि हो गया तो नया खर्च कितना हो गया 50,000। एक तरीका तो यह है बताने का। दूसरा तरीका क्या है, नया खर्च कितने विद्यार्थी हैं 50, प्रति विद्यार्थी खर्च कितना है x माइनस 200, 1200 माइनस 200 मतलब कितना 1,000। पहले प्रति विद्यार्थी खर्च कितना था 1200, अब प्रति विद्यार्थी खर्च कितना है 1,000, तो टोटल खर्च कितना होगा 50,000। तो नया खर्च को दो तरीके से बता सकते हैं, या तो पुराने वाले में 2,000 जोड़ दो नया खर्च मिल गया, या तो आप ऐसा बताओ कि पहले प्रति विद्यार्थी x क्या है प्रारंभ में प्रति विद्यार्थी खर्च, अब प्रति विद्यार्थी खर्च कितना होगा x माइनस 200 मतलब 1,000, 1200 में 200 कम करो, अब प्रति विद्यार्थी खर्च है 1,000, पहले प्रति विद्यार्थी खर्च था 1200। समझ आ रहा है, विद्यार्थी कितने हैं 50, प्रति विद्यार्थी खर्च 1,000, टोटल कितना हो गया 50,000। बन जाएगा। अच्छा प्रश्न है, दोनों ही प्रश्न अच्छे हैं, सेम प्रश्न है दोनों, बन जाएगा। कहीं पे भी डाउट आया ऐसे व्यवहारिक एग्जांपल्स लीजिए, इससे रिलेट करिए, आपको कहीं पे डाउट नहीं आएगा। चलिए बाकी औसत का बहुत सारा प्रश्न हो गया है, प्रैक्टिस शीट को लगाते रहिए, बोलेंगे तो एक और प्रैक्टिस शीट दिलवा दूंगा, पहले इसको लगा लीजिए। 3-4 प्रश्न जो छोड़ने बोला था छोड़ दीजिए, उसमें एक प्रश्न है जो कि प्रतिशत पढ़ने के बाद बताऊंगा, एक प्रश्न मिश्रण पढ़ने के बाद बताऊंगा। चलिए लिखिए प्रतिशत, प्रतिशत इसी से लिंक होगा पूरा पूरा लाभ हानि, इसी से पूरा पूरा लिंक होगा लाभ हानि। तो आज केवल कंसेप्ट सीखेंगे अपन, प्रतिशत का पूरा बेसिक समझेंगे आज, लेकिन आज के लेक्चर में जो भी सीखेंगे लाभ हानि तक वही चलते रहेगा, पूरे लाभ हानि तक। तो प्रतिशत से ही पूरा पूरा लिंक होगा, प्रतिशत मतलब परसेंटेज, परसेंटेज से ही पूरा पूरा लिंक होगा प्रॉफिट लॉस। केवल शब्द चेंज होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलता हूं प्रतिशत में प्रारंभिक मान, लाभ हानि में जाकर वही क्या बन जाएगा क्रय मूल्य। समझ आ रहा है, शब्दों का हेर फेर होगा बस। प्रतिशत में जिसको मैं बोलूंगा प्रारंभिक मान, प्रतिशत में जिसको मैं प्रारंभिक मान बोलूंगा, लाभ हानि में जाकर वही क्या बन जाएगा क्रय मूल्य। कहने का मतलब जो यहां पर इनिशियल वैल्यू होगा वहां पर जाके क्या बनेगा कॉस्ट प्राइस, जो यहां पर अंतिम मान होगा, जो यहां पर अंतिम मान होगा वहां पर जाकर जनरली क्या बन जाएगा वो विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस। मतलब जो यहां पर फाइनल वैल्यू होगा वहां पर जाकर क्या बनेगा वो सेलिंग प्राइस। जो यहां पर वृद्धि होगा वहां पर जाकर क्या बनेगा वो लाभ, मतलब जो यहां पर इंक्रीज होगा वहां पर जाके प्रॉफिट बन जाएगा। जो यहां पर कमी होगा वहां पर जाके क्या बनेगा हानि, या फिर एक और वर्ड आएगा छूट, डिस्काउंट बोलते हैं जिसको। समझ आ रहा है। और जब छूट आएगा उस केस में प्रारंभिक मान क्या बनेगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, प्रिंटेड प्राइस एमआरपी। सारी बातों को समझेंगे। मैं अभी यह समझाना चाहता हूं आपको कि पूरा पूरा प्रतिशत ही लाभ हानि है, लाभ हानि ही प्रतिशत है। शब्दों का हेर फेर होगा, समझ आ रहा, पूरा शब्दों का ही हेर फेर होगा। आज जब मैं आपको प्रतिशत का पूरा बेसिक सिखाऊंगा वहां पर देखना लाभ हानि से रिलेट करूंगा थोड़ा सा मैं, ताकि आपको समझ में आए कि प्रतिशत अगर बन रहा है तो लाभ हानि बनना तय है एकदम। प्रतिशत और लाभ हानि मिलाकर मान के चलिए 4 प्रश्न आपको मिनिमम दिखाई देगा, मिनिमम 4 प्रश्न।
प्रतिशत और लाभ हानि मिलाकर मिनिमम 4 प्रश्न मिलेगा आपको, देखना 25 में से 4 प्रश्न मिनिमम आपको मिलेगा। अगर मैं प्रतिशत और लाभ हानि की बात करूं दोनों मिलाकर मिनिमम 4 प्रश्न मान के चलिए आप। तो प्रतिशत स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा लाभ हानि को भी समझाऊंगा साथ में। मैं पूरा डिटेल में तो लाभ हानि में पढ़ेंगे अपन, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलूंगा ताकि आप थोड़ा सोचना लाभ हानि के टर्म्स, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, ये सब थोड़ा साथ साथ में रिलेट करूंगा मैं, ताकि आपको इंपॉर्टेंस समझ में आए। पूरा प्रतिशत ही लाभ हानि है, देखना अभी आपको लगेगा कि प्रतिशत पढ़ो या लाभ हानि पढ़ो एक ही बात है। थोड़ा लंबा चलाऊंगा दोनों चैप्टर को, लेकिन आप देखना एक बार प्रतिशत लाभ हानि मेरे से पढ़ लिए, कैसा भी प्रश्न आपको मिल जाए, कैसा भी प्रश्न आप आराम से बना लोगे उसको। शॉर्टकट वगैरह है ही नहीं इसमें कुछ, कंसेप्ट पकड़ेंगे 2 लाइन में आंसर आएगा आपका, कंसेप्ट पे ही काम चलेगा, कोई शॉर्टकट कोई ट्रिक है नहीं इसमें, पूरा बेसिक पे काम करेंगे अपन, पूरा बेसिक पे। तो प्रतिशत लाभ हानि पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि बहुत आसान चैप्टर्स हैं। लाभ हानि का एक भी फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा आपको, एक भी फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। जो आप पढ़े हैं विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, क्रय मूल्य का फॉर्मूला, सब भूल जाएंगे, कुछ है नहीं फॉर्मूला के नाम पे, केवल बेसिक समझना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम दीजिए, ऐसा नहीं कि केवल हॉस्टल वार्डन के लिए एग्जाम में आपको ये 2 चैप्टर दिखाई देंगे। आप व्यापम का कोई भी एग्जाम दे दीजिए, इवन आरआई का दे दो, पटवारी का दे दो, समझ आ रहा है, मंडी इंस्पेक्टर दे दो, शिक्षक भर्ती दे दो, टेट का एग्जाम दे दो, कोई भी एग्जाम दो, ये 2 चैप्टर तो मिलते ही हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कहीं भी बैठ जाओ आप, आपको ये 2 चैप्टर तो हमेशा दिखाई देंगे। प्रतिशत लाभ हानि तो रहेगा ही, कुछ रहे कि मत रहे, ये दोनों तो रहेंगे ही। और प्रतिशत में एक अलग से टॉपिक लिख दिया है, देखे हैं, जनसंख्या मृत्यु दर, समझ आ रहा है, जनसंख्या में जो वृद्धि होता है, कमी होता है, अलग से मेंशन किया है, उसको तो अलग से पूरा पढ़ाऊंगा मैं, पूरा 1.5-2 घंटे का टॉपिक है वो, वही है प्रतिशत का एप्लीकेशन ही है वो, समझ आ रहा है, कल ही पढ़ाऊंगा उसको मैं, कल देखना पूरा 1.5 घंटे की क्लास लूंगा, लगभग पूरा खत्म हो जाएगा वो, तो कल ही उसमें आ जाऊंगा मैं। जनसंख्या में वृद्धि होता है, कमी होता है, उसको व्यापम पूछता ही है, अलग से मेंशन करता है उसको। ये सब फॉर्मूले पढ़े होंगे आप लोग उसके लिए, देखो ऐसा कभी पढ़े होंगे, P1 + R/100 का पावर n, ऐसे 4-5 फॉर्मूले बनते हैं, कोई फॉर्मूला पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, बिना फॉर्मूले के अपन सॉल्व करेंगे, एक एक लाइन में कैलकुलेशन होगा बस। चलिए तो स्टार्ट करेंगे, पहले प्रतिशत, ये मैं लिख दिया हूं, आगे जाकर पूरा रिलेट कर पाएंगे। अभी परेशान मत होना कि सर कैसे कमी को आप छूट बोल रहे हैं, हानि बोल रहे हैं, कैसे प्रारंभिक मान को क्रय मूल्य, अंकित मूल्य बोल रहे हैं, तो मैं लिख दिया हूं केवल समझाने के लिए कि शब्दों का हेर फेर होगा, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर प्रतिशत ही लाभ हानि है, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरे कंसेप्ट सीखेंगे आज, पूरे कंसेप्ट पे काम करेंगे अपन। चलिए, प्रतिशत का मतलब बहुत आसान सी बात है, प्रतिशत का मतलब आप इतना ध्यान रखिए, फिलहाल प्रति सैकड़ा, प्रतिशत का मतलब फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए, प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा, समझ आ रहा है। जैसे अगर मैं लिखूं x प्रतिशत, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x प्रति सैकड़ा, x/100। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए, बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। 10%, 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 10/100। कहने का मतलब प्रतिशत का चिन्ह अगर हटाऊंगा तो डिवाइड बाई क्या लगेगा, 100। तो x प्रतिशत मतलब x/100, 10% मतलब 10/100, 20% मतलब कितना, 20/100। अगर मैं बोला a + b पूरे का प्रतिशत, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, a + b/100। तो फिलहाल आपको यह समझ आ रहा है कि प्रतिशत का चिन्ह को हटाऊंगा तो डिवाइड बाई क्या लगेगा, 100 लगेगा। प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा, x प्रतिशत मतलब x/100, 10% मतलब 10/100, 20% मतलब 20/100, a + b पूरे का प्रतिशत मतलब a + b/100। समझ आया यहां तक। इसके अलावा बेसिक जब पढ़ते हैं तो वहां पे आप सीखते हैं का, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ऑफ, इसको गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, इसको गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, गुणा नहीं होता, गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं। वी बॉडमास रूल पढ़ते हैं आप, वहां पे ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, हिंदी में बोलते हैं का,
गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लिख दूं 4000 का 20%, 4000 का 20% बता देंगे कितना होगा? 4000 का 20% बता पाएंगे? क्या लिखेंगे? 4000 का को गुणा के जैसे सॉल्व करूंगा, 20% मतलब क्या? 20/100। 20% का मतलब 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं 1000 का 40%, बता पाएंगे? 1000 का 40%, तो आप क्या बोलेंगे? का को गुणा के जैसे सॉल्व करूंगा, 40% मतलब 40/100, कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। कर पाएंगे ऐसा? अभी तक आपने क्या सीखा? प्रतिशत का मतलब प्रति सैकड़ा, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो डिवाइड बाई क्या लगेगा? 100। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, का को गुणा के जैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं आपसे पूछा कि 1000 का 40% कितना होगा, तो आसानी से बता पाएंगे 1000 का को गुणा के जैसे सॉल्व करूंगा, 40% मतलब 40/100, 400 आ गया। अगर मैं आपसे पूछा 4000 का 20%, तो 4000 का को गुणा के जैसे सॉल्व किया, 20% मतलब 20/100, तो यहां से कितना आ गया? 800 आ गया। समझ आ रहा है? 2500 का 30% बता पाएंगे कितना होगा? 2500 का 30% कितना होगा? ठीक, 2500 का को गुणा के जैसे सॉल्व किया, 30% मतलब कितना? 30/100। 25 या कितना? 75, कितना आ जाएगा? 750। तो जितना मैंने अभी तक समझाया है उसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रतिशत का चिन्ह को हटाना, डिवाइड बाई 100 लगाना और का को गुणा के जैसे सॉल्व करना। बनेगा यहां तक? नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए कुछ इसमें से। इसके बाद अगला जो आएगा पॉइंट, पूरा का पूरा मेन कंसेप्ट है वो। आज पूरा बेसिक ही समझाऊंगा मैं। अगले लगभग आधे पौन घंटे में पूरा बेसिक ही बताऊंगा आज। जनसंख्या वाले प्रश्न कल पूरे हो जाएंगे 1.5 घंटे में। पुष्पा, इसमें कुछ नहीं है। अभी मैंने केवल यह समझाया है कि प्रतिशत का मतलब हो जाएगा प्रति सैकड़ा, x प्रतिशत मतलब x/100, x प्रतिशत, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, डिवाइड बाई 100 लगाऊंगा, तो x प्रतिशत मतलब x/100। 10% का मतलब हो जाएगा 10/100। 20% का मतलब 20/100। a प्लस बी पूरे का प्रतिशत मतलब a प्लस b/100। इसके अलावा का को गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं, गुणा के जैसे। जैसे मैं बोला 1000 का 40% बताओ क्या होगा, तो आप 1000 का को गुणा के जैसे सॉल्व करेंगे, 40% मतलब 40/100, 400 हो गया। मैंने बोला 2500 का 30% बताओ, तो 2500 का को गुणा के जैसे सॉल्व करेंगे, परसेंट हटाए तो डिवाइड बाई 100 लगा, 750। मैंने बोला 4000 का 20% बताओ, तो 4000 का को गुणा के जैसे सॉल्व करेंगे, 20% मतलब 20/100, कितना हो गया? 800। बन जाएगा? ऑनलाइन में पुष्पा समझ आया आपको यहां तक? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेन इसके कंसेप्ट में आते हैं। मेन कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझना। प्रारंभिक मान है x, प्रारंभिक मान है x, इसमें 10% का वृद्धि करना चाहता हूं मैं, इसमें 10% का मैं वृद्धि करना चाहता हूं। वृद्धि के बाद नया मान क्या आएगा, ये मेरे को निकालना है। पूरे लाभ हानि तक चलेगा ये। प्रारंभिक मान है x, इनिशियल वैल्यू x है, इसमें 10% का मैं इंक्रीज करना चाहता हूं। इंक्रीज करने के बाद फाइनल वैल्यू क्या आएगा, ये मेरे को निकालना है। तो प्रारंभिक मान x है, इसमें 10% का वृद्धि करना चाहता हूं। वृद्धि करने के बाद नया मान क्या आएगा, वो मेरे को निकालना है। अब देखो, नया मान बताने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, ध्यान से समझना। पहला तरीका है कि आप बता दो कि वृद्धि कितना कर रहे हो, वृद्धि कितना कर रहे हो। तो x में 10% का वृद्धि करने का मतलब आप वृद्धि कितना कर रहे हो, x का 10%। सिंपल सी बात है ना। आप x में 10% का वृद्धि कर रहे हो, वृद्धि करने के बाद नया मान क्या आएगा ये चाहिए,
तो पहले ये बताओ कि वृद्धि कितना कर रहे हो, तो आप बोलेंगे x का 10%। x का 10% क्या आएगा देखो, तो x गुणा 10/100 कितना आएगा देखो, 10x/100 आएगा ऐसा। x का 10% का को गुणा के जैसे सॉल्व किया, परसेंट हटाया तो डिवाइड बाई 100 कितना हो गया, 10x/100। वृद्धि कर रहे हो तो नया मान बता दो, फिर कैसे बताओगे, x में इसको जोड़ दो, तो x में इसको जोड़ोगे 10x/100 को। कट पिट नहीं कर रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड निकाल रहा हूं, 0 से 0 कटेगा, मैं नहीं काट रहा हूं, स्टैंडर्ड में डेटा निकाल रहा हूं। कितना आएगा, 100 का x में गुणा किया 100x, उसमें 10x जुड़ा तो कितना आया, 110x/100। एक तरीका तो ये हो गया। वापस से देखिए क्या बोल रहा हूं, प्रारंभिक मान आपके पास क्या है, x है, इसमें 10% का वृद्धि करने के बाद नया मान क्या आएगा, ये नया मान मेरे को चाहिए। प्रारंभिक मान x है, इसमें 10% का वृद्धि कर रहा हूं, वृद्धि करने के बाद नया मान क्या आएगा ये मेरे को चाहिए। तो पहला काम क्या करिए, वृद्धि कितना कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे x का 10%। x में 10% का वृद्धि करने का मतलब वृद्धि कितना कर रहा हूं, x का 10%। x का 10% क्या होगा, x गुणा 10/100 मतलब कितना, 10x/100। चूंकि वृद्धि कर रहा हूं तो x में 10x/100 को जोड़ दीजिए, तो 100 का x में गुणा किया 100x, उसमें 10x को जोड़ा तो कितना आ गया, 110x/100। समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। आपके पास 120 रुपया है, 120 रुपया में 10% का वृद्धि हो गया। अब आपके पास कितना रुपया हो गया, 120 रुपया है, इसमें 10% का वृद्धि हो गया, वृद्धि के बाद नया मान क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले निकाल लो कि वृद्धि कितना हो रहा है। तो 120 रुपया में 10% का वृद्धि होने का मतलब 120 का 10% पहले निकालो, कितना होगा, 12। यही तो करोगे, 120 का 10% कितना होगा, 12। 12 रुपए का वृद्धि हो रहा है, तो नया मान कितना हो जाएगा, 120 में 12 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए, उसी को x के टर्म में लिख दिया हूं मैं। समझ पा रहे हैं, उसी को x के टर्म में लिखा हूं, देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। प्रारंभिक मान है x, इसमें 10% का वृद्धि करने के बाद नया मान क्या आएगा, तो नया मान निकालने का पहला तरीका क्या है कि आप बता दो कि वृद्धि कितना कर रहा हूं। तो x में 10% का वृद्धि करने का मतलब वृद्धि कितना कर रहा हूं, x का 10%। x का 10% मतलब 10/100 कितना, 10x/100। अब जोड़ दीजिए x में 10x/100 को, इतना वृद्धि कर रहा हूं, वृद्धि मतलब ऐड कर दीजिए, तो x में 10x/100 को ऐड किया तो कितना हो गया, 110x/100। एग्जाम्पल आपने देखा, 120 रुपया आपके पास है, इसमें 10% का वृद्धि कर दिया तो नया मान क्या होगा, तो आपने बोला वृद्धि कितना कर रहा हूं, 120 का 10% यानी कि 12। अब 120 में 12 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 132। पहला तरीका है, पूरे लाभ हानि तक चलेगा ये, समझ आ रहा है, पूरे लाभ हानि तक चलता रहेगा ये, नोट कर लीजिए यहां तक पहले। तो प्रारंभिक मान x है, इसमें 10% का वृद्धि करने पर नया मान क्या आएगा, ये नया मान निकालने का पहला तरीका है। हो गया। दूसरा तरीका, सीधे नया मान बताएंगे आप, देखो दूसरा तरीका जो है वहां पे सीधे नया मान बताएंगे। दोनों तरीकों का यूज होगा, सीधे नया मान बताएंगे। कैसे बताएंगे सीधे नया मान, ध्यान से समझना। कोई भी डेटा अपने आप में क्या होता है, 100%। कोई भी डेटा अपने आप में क्या होता है, 100%। जैसे 120 नंबर का पेपर हुआ, 120 में 120 नंबर ले आए, कितना परसेंट आया, 100%। 90 में 90 नंबर लाए, 100%। 20 में 20 नंबर लाए, 100%। तो कोई भी डेटा अपने आप में क्या है, 100%। 120 नंबर का पेपर हुआ, आपने 120 में 120 नंबर ले आया, 100% आया आपके। 90 नंबर का पेपर हुआ, 90 में 90 नंबर लाए, 100% आया। तो 120 को मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, 120 जो है 120 का 100% है, बोल सकता हूं क्या, 120 जो है वो 120 का 100% है, लिख सकता हूं ना ऐसा। कोई भी डेटा अपने आप का क्या है, 100%। कोई भी डेटा अपने आप में 100% है, कोई भी डेटा
अपने आप में क्या है 100%। उसी प्रकार ये x भी क्या है अपने आप में 100%। इस x को मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, x का 100% बोल सकता हूं, क्या दिक्कत है, क्योंकि x का 100% क्या आएगा, x ही तो आएगा। ये देखो x का 100% क्या आएगा, x ही आएगा। तो कोई भी डेटा अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो x भी अपने आप में क्या है 100% है। मैं 10% का क्या कर रहा हूं वृद्धि, तो नया मान क्या हो जाएगा x का कितना 110%। सीधे नया मान बता दिया आप। x क्या था अपने आप में, x का 100%, 10% का वृद्धि, तो x का कितना हो गया 110%। सीधे मिल गया नया मान। ये देखो x का 110% मतलब कितना 110x बटा 100। ये देखिए मैच करिए, सेम वही डेटा मिल रहा है मेरे को। दो तरीके हैं नया मान बताने के। पहला तरीका आप बताओ वृद्धि कितना कर रहे हो, उसके बाद जोड़ के नया मान बता दो। दूसरा तरीका सीधे क्या करेंगे आप नया मान बताएंगे कि x अपने आप में क्या है, x का 100%, 10% का वृद्धि किया तो x का कितना हो गया 110%। अगर 20% का वृद्धि किया होता तो x का 120%। जो एग्जाम्पल वहां पे आपने देखा उसी एग्जाम्पल को मैं लिखता हूं, 120 रुपया है प्रारंभिक मान, इसमें 10% का मैं वृद्धि कर रहा हूं, मुझे चाहिए नया मान क्या आएगा। तो आप क्या बोलेंगे सर 120 अपने आप में क्या है 120 का 100%, 10% का वृद्धि किया तो 120 का 110%, 120 का 110%। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13, सीधे मिल गया 132। समझ आ रहा है, नोट कर लीजिए। दोनों तरीकों का यूज होगा, दोनों तरीकों का देखेंगे आगे चलकर। जनसंख्या वाले प्रश्न कल कराऊंगा, ये भी यूज होगा और ये भी यूज होगा। अपनी सुविधा के अनुसार काम करेंगे अपन, कहीं पे इसको भी यूज करना पड़ सकता है, कहीं पे इसको भी यूज करना पड़ सकता है। लिख लीजिए, किसी को डाउट है तो देख लीजिए। एकदम सिंपल सा मेरा कंसेप्ट है, x है प्रारंभिक मान, इसमें 10% का वृद्धि करने के बाद नया मान क्या आएगा। तो आपने बोला कि वृद्धि कितना कर रहे हो ये बता दो। x में 10% का वृद्धि मतलब वृद्धि कितना, x का 10%। जैसे 120 में 10% का वृद्धि किया तो वृद्धि कितना हुआ 120 का 10%। तो वैसे ही x में 10% का वृद्धि किया तो वृद्धि कितना हुआ x का 10%, मतलब x गुणा 10 बटा 100, कहने का मतलब कितना 10x बटा 100। अब वृद्धि कर रहा हूं तो जोड़ दीजिए, प्रारंभिक मान में वृद्धि को जोड़ दिया 110x बटा 100 आया। एग्जाम्पल आपने देखा 120 रुपया में 10% का वृद्धि किया तो वृद्धि कितना किया 120 का 10% यानी कि 12, तो 120 में 12 को जोड़ के बता दिया नया मान कितना 132। दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, कोई भी डेटा अपने आप में 100% होता है, कोई भी डेटा अपने आप में 100% होता है। तो x क्या है अपने आप में, x का 100% है। 10% का वृद्धि किया तो x का कितना हो गया 110%, x गुणा 110 बटा 100 यानी कि 110x बटा 100। एग्जाम्पल आपने देखा 120 रुपया में 10% का वृद्धि करूंगा तो नया मान क्या होगा, तो आपने बोला 120 अपने आप में 100% है, 10% बढ़ा दिया तो 120 का कितना हो गया 110%, बन जाएगा। चलो फटाफट दो एग्जांपल का आंसर बताओ मेरे को, दोनों तरीके से बना लेना। मान लो 1500 जनसंख्या है, किसी गांव की जनसंख्या 1500 है। अभी मैं क्वेश्चंस में नहीं आ रहा हूं ना, एकदम जनरल आपका प्रैक्टिस करा रहा हूं, ताकि जब प्रश्न करेंगे तो ये एकदम आपका हैबिट में रहे। समझ आ रहा, अभी मैं प्रश्न में आ ही नहीं हूं, एकदम मैं आपके हैबिट में ला रहा हूं उसको, ताकि जब प्रश्न करें तो आपके हैबिट में रहे। 1500 किसी गांव की जनसंख्या है, एक वर्ष में 30% की वृद्धि हो गई, एक वर्ष में 30% की वृद्धि हो गई, तो एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये निकालना है आपको। 1500 है वर्तमान में जनसंख्या, एक वर्ष में 30% का वृद्धि हो गया, तो एक वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा नया मान। ठीक, एक वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, एक वर्ष बाद
जनसंख्या कितना हो जाएगा, जनसंख्या कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए ऑनलाइन में। ठीक है 1950, ठीक है रवि कुमार, लखन, दिव्या, नरिता, खुशबू, ठीक। प्रश्न में आएंगे अपन आगे चलकर, अभी मैं केवल आपके हैबिट में आ रहा हूं चीजों को, अभी मैं प्रश्न में नहीं आया हूं। इतना आसान प्रश्न नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, इतना आसान प्रश्न नहीं रहेगा, प्रश्न थोड़ा सा लेंदी रहेगा, लेकिन आपके हैबिट में रहेगा ना ये सब चीजें, तो प्रश्न करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है पूर्णिमा, वर्षा, प्रियंका, आकांक्षा, नन कुमारी, ठीक। 1500 है जनसंख्या, एक साल में कितना वृद्धि हुआ 30% का, तो 1500 अपने आप में क्या है 100%, 30% का वृद्धि हो गया, तो एक साल बाद जनसंख्या कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 1500 अपने आप में 100% था सर, 30% का वृद्धि हुआ, तो 1500 का कितना हो गया 130%, सीधे से लिखेंगे। 1500 वर्तमान में है, 1500 अपने आप में क्या है 100%, 30% बढ़ा, एक साल बाद कितना हो गया 1500 का 130%, और 1500 का 130% क्या आएगा देखो, 13 पचे 65, 13 एकम 13 और 6 19, 1950। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप पहले बता दो कि एक साल में जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ, तो 1500 था 30% बढ़ा, तो 1500 का 30% कितना होता है पहले निकाल लो, कितना 450। ये क्या बता रहा है, एक साल में जनसंख्या बढ़ा कितना 450, रीड करना सीखिए। ये बता रहा है कि एक साल में जनसंख्या बढ़ा कितना है 450, बढ़ने के बाद कितना हो गया, तो बढ़ने के बाद कितना हो गया, तो 1500 में 450 को जोड़ दीजिए, तो बढ़ने के बाद कितना हो गया 1950। समझ आ रहा है, ये 450 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ आ रहा है, एक साल में बढ़ा कितना 450, बढ़ने के बाद हो कितना गया 1950। समझ आ रहा है, बढ़ने के बाद कितना हो गया नया मान 1950, बढ़ा कितना, वृद्धि कितना हुआ 450। तो यहां पर पहले आप बता रहे हैं कि वृद्धि कितना हुआ, उसके बाद नए मान को बता रहे हैं, जबकि यहां पर सीधे सीधे आप क्या बता रहे हैं, नया मान। समझ आ रहा है, यहां पर सीधे सीधे आप नया मान बता रहे हैं, और यहां पर बता रहे हैं पहले कि वृद्धि कितना हुआ, उसके बाद जोड़कर नए मान को बता रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है ना, दोनों का यूज करेंगे अपन। बढ़े आगे, एक और एग्जांपल लिखिए बस, लिखिए 1300 रुपए में 20% का वृद्धि करने पर नया मान क्या आएगा, एकदम सिंपल सी एग्जांपल है ये सब। 1300 रुपए में 20% का वृद्धि करने पर नया मान क्या आएगा, 1300 रुपए में 20% का वृद्धि करने पर नया मान क्या आएगा, 260 करने पर नया मान क्या आएगा 1560, ठीक 1560। 1300 में 20% का वृद्धि करो और नया मान बताओ क्या आएगा 1560, आ जाएगा। सीधे बता सकते हो, 1300 अपने आप में क्या है 100%, 1300 अपने आप में 100%, कोई भी डेटा अपने आप में 100%, मेरे जेब में 1300 है वो अपने आप में क्या है 100%, 13 रुपया है तो वो भी क्या अपने आप में 100%, 3 रुपया है वो भी क्या अपने आप में 100%, 1 रुपया है वो भी क्या अपने आप में 100%, कोई भी डेटा अपने आप में क्या है 100%। तो 1300 रुपया मेरी जेब में है, तो 1300 अपने आप में क्या है 100%, इसमें 20% का वृद्धि किया, तो 1300 का कितना हो गया 120%, 1300 का 120% कितना आ जाएगा देखो, 12 तिया 36, 12 एकम 12 और 3 15, 1560। ये नया मान हो गया, मतलब मेरी जेब में अब कितना हो गया 1560। दूसरा तरीका क्या था, पहले बता दो कि वृद्धि कितना किया 1300 का 20%, तो 1300 का 20% कितना आएगा 260, वृद्धि कितना किया 260 का, वृद्धि करने के बाद नया मान कितना हो गया, तो नया मान बता देंगे, 1300 था 260 का कोई वृद्धि कर दिया तो कितना हो गया 1560। बनेगा ये, यही तो लाभ हानि है।
समझ आ रहा है? यही लाभ हानि है। कैसे लाभ हानि है सोच पा रहे हो? 1300 रुपए में कोई सामान खरीद के लाया, 1300 क्या हो गया? क्रय मूल्य। समझ आ रहा? 1300 रुपए में कोई सामान खरीदा, मान लो इस पेन को मैं 1300 रुपए में खरीद के लाया, तो 1300 क्या हो गया? क्रय मूल्य। 20% प्रॉफिट लेकर इसको बेच दिया, 20% लाभ लेकर बेच दिया। लाभ का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य को आपने 20% बढ़ाकर बेच दिया। सिंपल सी बात है यार। 1300 रुपए में इस पेन को खरीद के लाया, 20% का लाभ लेके पेन को बेचा। 20% का लाभ लेके पेन को बेचने का मतलब क्या हुआ? 1300 रुपए में 20% का वृद्धि कर दिया। तो पेन बिका कितने में? 1560 में। खत्म। समझ आ रहा? 1560 क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ऐसा करेंगे तो ये क्या बताएगा? लाभ कितना कमाया? 260 का। बेचा कितने में? 1560 में। जो नया मान था वही क्या बन गया? विक्रय मूल्य। जो वृद्धि था वही क्या बन गया? लाभ। समझ आ रहा है? लाभ का मतलब क्रय मूल्य को बढ़ाकर बेचना। लाभ 20% मतलब क्रय मूल्य को 20% बढ़ाकर बेच दिया। लाभ 30% मतलब क्रय मूल्य को 30% बढ़ाकर बेच दिया। मान लो इस पेन को मैं खरीद के कितने में लाया? 1500 में। 1500 में पेन को खरीद के लाया, 30% प्रॉफिट लेकर पेन को बेच दिया। इसका मतलब 1500 में क्या किया? 30% का वृद्धि। तो पेन बिका कितने में? तो पेन बिका कितने में? 1950 में। यह हो गया विक्रय मूल्य। और यह क्या बता रहा है? लाभ कितना हुआ? 450 का। बिका कितने में? 1950 में। समझ आ रहा है? तो 30% का लाभ मतलब क्रय मूल्य को 30% बढ़ा देना, 20% का लाभ मतलब क्रय मूल्य को 20% बढ़ा देना। उसी का तो बेस अपन सीख रहे हैं कि 20% वृद्धि कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30% वृद्धि हुई तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही तो सीख रहे हो आप कि 1300 रुपए में अगर 20% का वृद्धि हुआ तो नया मान कैसे निकालोगे? तो आपने बोला 1300 अपने आप में 100% था, 20% का वृद्धि मतलब 1300 का 120% कितना? 1560। दूसरा तरीका, वृद्धि कितना हुआ? 1300 का 20%, 260 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 1560। बन जाएगा ये। तो ये पहला कंसेप्ट है जो कि पूरे लाभ हानि तक चलेगा, इसको ध्यान रखेंगे आप। एक्स प्रारंभिक मान, 10% का वृद्धि करने पर नया मान क्या आएगा? सीधे बता दो नया मान, पहले वृद्धि बताओ, जोड़कर बता दो नया मान। बनेगा? चलो इसी प्रकार कमी वाले को लिख लो, इसी प्रकार कमी वाले को लिख लो। ऑनलाइन में चल रहा है ना? ठीक, कोई डाउट है क्या? ऑनलाइन में ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है भाई? जल्दी बताओ। ठीक, चलो प्रारंभिक मान x, वही बात हो गई फिर से। प्रारंभिक मान है x, इसमें 10% का कमी करने पर नया मान क्या आएगा? 10% का कमी करने पर नया मान क्या आएगा? प्रारंभिक मान x है, इस बार क्या बोल रहा हूं? 10% का कमी कर रहा हूं, तो नया मान क्या आएगा? बना लेंगे खुद से। वही दो तरीके फिर से। पहला तरीका, कमी कितना कर रहा हूं ये निकाल लो। तो आप क्या बोलेंगे? 10% का कमी किस पे? x में। तो कमी कितना? x का 10%। x का 10% कितना आएगा? देखो तो एक बार, x गुड़ा 10/100 कितना हो जाएगा? ये 10x/100। वही सेम, x में 10% का कमी, तो कमी कितना? x का 10% मतलब 10x/100। तो नया मान बता दीजिए फिर। नया मान, चूंकि कमी कर रहे हैं तो x में क्या करिए? 10x/100 को घटा दीजिए, तो 100x में से 10x जाएगा, कितना बचेगा? 90x/100। सेम वही चीज है, x अपने आप में 100% हो जाएगा सेकेंड तरीके से। 10% का कमी किए तो क्या हो जाएगा? x का 90%। वही चीज है, बस यहां पर कमी हो रहा है, कुछ अंतर नहीं है। प्रारंभिक मान x है, 10% का कमी करने पर नया मान क्या आएगा? तो आपने बोला कमी कितना कर रहा हूं? x का 10%। जैसे वहां पे वृद्धि, वहां पे वृद्धि किए, यहां पर कमी है तो कमी किए। तो x का 10% कितना? 10x/100। तो नया मान कितना हो गया? x में से 10x/100 को घटाए, 90x/100।
एग्जाम्पल चाहे तो एग्जाम्पल देख लीजिए। 120 रुपया है आपके जेब में, इसमें 10% का कमी हो गया, आपने खर्च कर दिया भोजन में। 120 रुपया मेरे जेब में था, इसमें 10% का क्या हो गया, कमी। तो अब मेरी जेब में कितना रुपया बचा, मतलब नया मान। अब मेरी जेब में कितना रुपया बचा, मतलब नया मान। तो आप बोलेंगे कमी कितना हुआ, 120 का 10%, 120 का 10% यानी कि कितना, 12। तो नया मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे नया मान हो जाएगा सर 120 में से 12 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 108। देखो मेरी जेब में अब कितना रुपया बचा, 108। समझ आ रहा है, नोट कर लीजिए इसको पहले। तो x में 10% का कमी किया तो नया मान क्या आएगा, तो आपने बोला कमी कितना कर रहा हूं, 10%। तो x का 10%, 10x बटा 100 इतना कम कर रहा हूं, तो नया मान x में 10x बटा 100 को घटाए कितना बचा, 90x बटा 100। 120 रुपया मेरी जेब में था, 10% मैंने खर्च कर दिया भोजन में, मतलब 10% का कमी कर दिया 120 रुपए में। तो कमी कितना किया, 12 रुपए का, तो मेरे जेब में बचा कितना, 108। समझ आ रहा है। सेम ऐसे ही सेकंड तरीके को लिख लीजिए। सेकंड तरीका सेम वैसे ही चलेगा। x अपने आप में क्या है, x का 100%, कोई भी डेटा अपने आप में 100%, तो x अपने आप में x का 100% है, इसमें 10% का कमी किया तो x का कितना हो गया, 90%। कितना हो जाएगा ये, x गुड़ा 90 बटा 100, कितना आएगा, 90x बटा 100। x गुड़ा 90 बटा 100 यानी कि 90x बटा 100। 10% कमी, 20% कमी करता तो x का कितना, 80%। 25% कमी करता तो x का 75%। 4% कमी करता तो x का 96%। बन जाएगा। उसी एग्जाम्पल को यहां पर देखिए, 120 रुपया आपके पास है, 10% मैंने भोजन में खर्च किया, मतलब 120 रुपया में 10% का कमी हुआ, तो नया मान कितना हो जाएगा, 120 का 90%। तो 120 का 90% कितना आ जाएगा, 108। दोनों तरीके पता होने चाहिए, दोनों का यूज देखेंगे अपन। थोड़ा सा और बेसिक बताऊंगा, कल केवल क्वेश्चंस कराऊंगा 1.5 घंटे, कल केवल और केवल क्वेश्चंस करेंगे अपन। बन जाएगा। दोनों तरीका समझ आ रहा है। यहां पर पहले बता रहे हो कमी कितना कर रहा हूं, उसके बाद नए मान को बता रहे हैं, यहां पर सीधे नया मान। ये देखो लाभ हानि में कन्वर्ट कर लो इसको। 120 रुपए में इस पेन को खरीद के लाया, 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि पर बेचने का मतलब मैं क्रय मूल्य में 10% का कमी कर दे रहा हूं। तो क्रय मूल्य कितना था, 120, 10% का कमी करके बेचा, तो बिका कितने में, 120 के 90% में, मतलब 108 रुपए में। समझ आ रहा है। 108 क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य। हानि की बात करूंगा तो हानि कितना हुआ, 120 का 10%, 12 रुपए का। जो कमी वही हानि, जो नया मान वही विक्रय मूल्य। करेंगे इसको, रिलेट करेंगे। फॉर्मूले कुछ है ही नहीं लाभ हानि में, ध्यान रखिएगा, एक भी फॉर्मूला नहीं आएगा, यही सब चलेगा बस। एक आध छोटा छोटा एग्जांपल लिखो, इसके बाद अगले बेसिक कंसेप्ट में आएंगे अपन। लिखो, जैसे वर्तमान में मान लो किसी गांव की जनसंख्या 5600 है, वर्तमान में किसी गांव की जनसंख्या 5600 है। कोई गांव है, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 5600। अब क्या हो रहा है, बड़े शहरों की ओर लोग जा रहे हैं, तो इसमें हुआ क्या, एक वर्ष में 20% की कमी आ गई। बड़े शहरों की ओर लोग जाने लगे, तो एक साल में गांव की जनसंख्या में 20% की कमी देखी गई। तो एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी, एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी, मतलब नया मान। एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी, 4480। 4480। दिव्या बहुत बढ़िया। दिव्या एक वीडियो भेजूंगा मैं, उसको देख लेना। एवरेज का 2-4 क्वेश्चन जो नहीं बना है वो उस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो फिर भी नहीं बनेगा तो टिक करके रखे रहिएगा, क्लास में उसको कभी कभार बीच बीच में डिस्कस कराते रहूंगा।
4480, बहुत बढ़िया। तो 5600 है, किसी गांव की जनसंख्या, एक वर्ष में 20% का कमी आया, तो एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी, सीधे बताना है नया मान। तो सीधे बता सकते हो 5600 अपने आप में 100% है, इसमें 20% का कमी आया, तो 5600 का कितना हो गया 80%। 8 छंग 48, 8 पंचे 40 और 4 44, कितना हो गया 4480। समझ आ रहा है। तो एक वर्ष बाद गांव का जनसंख्या कम होकर कितना हो गया 4480। एक तरीका यह है कि कमी कितना आया 20% का, तो पहले निकाल लो 5600 का 20%, तो 5600 का 20% कितना आ जाएगा 1120। इतना कम हो गया जनसंख्या, तो कम होने के बाद कितना हो जाएगा, तो कम होने के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो 5600 में 1120 को घटाए कितना आ जाएगा 4480। 4480 समझ आता है। 4480 क्या बता रहा है और 1120 क्या बता रहा है। 4480 बता रहा है कम होने के बाद इतना हो गया, और 1120 क्या बता रहा है कम कितना हुआ, एक साल में कम कितना हुआ 1120। जैसे मेरी जेब में मान लो 5600 रुपया है, 20% मैंने भोजन पर खर्च कर दिया। 5600 रुपए मेरी जेब में था, 20% मैंने भोजन पे खर्च कर दिया, खर्च मतलब कमी। तो यहां पर 1120 क्या बताएगा कि भोजन पर मैंने खर्च कितना किया 1120, खर्च करने के बाद मेरी जेब में कितना बचा। ऐसे प्रश्न भी आते हैं, समझ आ रहा। सेम ऐसे प्रश्न भी आएंगे, 20% भोजन पे खर्च किए, 30% परिवहन पे खर्च किए, ऐसे प्रश्न भी आएंगे। फंसते कहां पे हैं बच्चे, बच्चे कंफ्यूज होके कभी 20% लिख देंगे, कभी 80 लिख देंगे। समझ में आना चाहिए 20% क्या बता रहा है, 80% क्या बता रहा है। 80% लिखा मतलब क्या है, नया मान। समझ आ रहा है। 5600 अपने आप में 100% था, 20% कमी हुआ, 80% अगर 5600 का लिखा हो मतलब ये कम होने के बाद नए मान को बता रहा है कि मेरी जेब में बचा कितना 4480, भोजन पर खर्च कितना किया मैंने 1120। तो आवश्यकता के हिसाब से काम करेंगे, सीधे नया मान चाहिए तो इसको कर लेंगे, बाकी आवश्यकता कभी कभी इसकी भी पड़ेगी अपन को। यहां तक बन जाएगा पूरा, देख लो यहां तक, किसी को डाउट है तो पूछो। ये तो सिंपल सी बात। बत करा दूंगा, क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन सारे आ जाएंगे, चिंता मत करिए। क्वेश्चन सारे वैरायटी के आ जाएंगे, कुछ परसेंटेज याद भी कराऊंगा आपको। जैसे अभी तो मैं याद कराने वाला चल नहीं रहा है, कुछ परसेंटेज याद कराऊंगा। जैसे इस परसेंट का वैल्यू क्या होता है 1/3, ये वाले परसेंट का वैल्यू क्या होता है 2/3, 50% का वैल्यू क्या होता है। ऐसे कुछ परसेंट इंपॉर्टेंट जो है याद कराऊंगा। खैर बाकी याद करो मत करो, इन दोनों को याद करना पड़ेगा आपको। 33 सही 1/3% मतलब कितना 1/3, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 100/3% आएगा ना। 100/3%, 33 या 99 और 100, 100/3%। फिर परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड बाई कितना 100, 100 कैंसिल होगा तो फाइनली क्या बचेगा 1/3। समझ आ रहा है। काम करेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, काम करेंगे। आज मैं एकदम बेसिक सिखा रहा हूं आपको, परसेंटेज और लाभ हानि में जो चलते रहेगा ये सब आएगा। वैसे ही 66 सही 2/3 कितना हो जाएगा, वो 200/3 होगा। 66 तिरिका 198, 198 और 2 200, 200/3%। परसेंट का साइन को जब हटाऊंगा तो डिवाइड बाई कितना आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचेगा 2/3। समझ आ रहा है। 33 सही 1/3% का मतलब 100/3%, परसेंट हटाऊंगा तो डिवाइड बाई 100, 100 खत्म। 66 सही 2/3% का मतलब कितना 200/3%, परसेंट हटाऊंगा तो डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कटेगा तो क्या बचेगा 2/3 बन जाएगा। आएगा 50% मतलब क्या 50/100, 50/100 मतलब कितना 1/2। 60% मतलब 60/100 मतलब कितना 3/5। 75% मतलब कितना 3/4। 75/100, 25 से काटेंगे तो 3/4। लेकिन आवश्यकता नहीं है, बैंकिंग वगैरह का एग्जाम दोगे तो आवश्यकता रहती है इसकी, ऐसे रट लो पूरे परसेंटेज को। समझ आ रहा है, क्योंकि बैंकिंग में समय का खेल हो जाता है, यहां पर समय का उतना खेल नहीं है आपके पास। बैंकिंग में केवल मैथ्स भरा रहता है, साथ में इंग्लिश है, और उसमें अलग अलग आप देखेंगे तो 35 प्रश्न मैथ्स के, 35 रीजनिंग के, समझ आ रहा 30 इंग्लिश के, ऐसा पैटर्न रहता है।
बैंक पीओ का एग्जाम देख लीजिए आप, समझ आ रहा है? वही बता रहा हूं, उसमें समय का पूरा खेल है, पूरा टाइम मैनेजमेंट का खेल है उसमें। उसमें जीएस प्री में तो पढ़ना ही नहीं पड़ता आपको, जीएस बैंकिंग के लिए जीएस पढ़ना ही नहीं है, लैंग्वेज में केवल इंग्लिश पढ़ना है आपको। मतलब बैंकिंग का एग्जाम देना है, प्री का एग्जाम, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। और आरआरबी का पेपर देखेंगे जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का होता है, उसमें तो इंग्लिश भी नहीं रहता, केवल मैथ्स और रीजनिंग। समझ आ रहा है? 40 क्वेश्चन मैथ्स का, 40 रीजनिंग का, समय 45 मिनट। समझ आ रहा है? 80 क्वेश्चन के लिए। तो वहां पे खेल केवल समय का है। रट दो पूरा 50% का, 50/100 लिखोगे, काटोगे, उतना समय नहीं है वहां पर। 50% मतलब 1/2 याद आना चाहिए आपको। 33 सही 1/3% मतलब 1/3 याद आना चाहिए। ऐसा काम करना पड़ता है वहां पर। लेकिन फिलहाल पीएससी व्यापम में इतना रटना नहीं है भाई। आपके पास ऑलरेडी इतना बड़ा लोड है, जीएस का, लैंग्वेज है, कंप्यूटर है, समझ आ रहा, बाल मनोविज्ञान को भी ऐड कर दिया है। ऐसे रटना नहीं है आपको। आप इतना समय है कि 50% को आप 50/100 लिख के 1/2 करेंगे तो भी कोई क्राइम नहीं हो जाएगा। इतना समय दे रहा है आपको पीएससी भी और व्यापम भी। चलिए, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट परसेंट याद कराऊंगा। यहां तक बनेगा पूरा? ये बन जाएगा? 2 तरीका है। उसके बाद कुछ आपने एग्जाम्पल्स देखे, मेन एग्जाम्पल्स तो कल आएंगे, केवल प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं ये। चलिए अब थोड़ा सा बेसिक और समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक और समझेंगे। चलिए थोड़ा सा बेसिक और समझते हैं। चलिए 9th में 10th में ऐसा किए होंगे आप लोग, 500 नंबर का पूर्णांक होता था, किए ऐसा? पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क्स। 500 में आप 400 नंबर लेके आते थे। 500 नंबर का पूर्णांक होता था, उसमें आप 400 नंबर लेके आते थे। मैं बोला परसेंट कितना लेके आए हो, तो कैसे निकालते थे? किए हो ऐसा काम? सर लोग ही बताते थे। 500 नंबर में 400 नंबर लेके आए हो तो कितना परसेंट लाए हो यार? प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100। बताओ आप इधर। अब मैं नाम इनका हटा दिया, प्राप्तांक और पूर्णांक। प्राप्तांक और पूर्णांक नाम ही हटा दिया मैं इनका। बताओ ठीक है, लेकिन थोड़ा और कोशिश करो। कितना परसेंट बनेगा? 500 में 400 हासिल किए, कितना परसेंट बन रहा है? 500 नंबर का पेपर हुआ, 400 नंबर प्राप्त किए, कितना परसेंट मिला? कितना आएगा? क्या 80? कैसे आया 80? मान लो 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। गजब, मतलब स्कूल वाले सिखाए हैं, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से। हर बैच में कोई ना कोई बच्चा ऐसा मिलता है मेरे को जो बोलता है कि 5 विषय होते थे, 5 से डिवाइड कर दो 80 आ जाएगा। अरे विषय से मतलब थोड़ी है यार। चलो मैं बोला 10 विषय थे आपका, मैं बोला आपके 10 विषय थे, पूर्णांक कितना था? 500 ही था। 10 विषय था, प्रत्येक विषय 50-50 नंबर का था, तो 10 विषय था, पूर्णांक कितना हो गया? 500। आपका कितना आया? 400। अब आपके हिसाब से तो आपका परसेंट कितना बन जाएगा? 40। आपके हिसाब से तो आपका परसेंट 40 बन जाएगा। समझ आ रहा है? चलो मैं बोला 50 विषय थे आपके, प्रत्येक विषय था 10-10 नंबर का। 50 विषय थे आपका, प्रत्येक विषय था 10-10 नंबर का, तो पूर्णांक कितना हो गया? 500। अब आप बोलेंगे 400 को मैं डिवाइड करूंगा किससे? 50 से, तो परसेंट कितना बन गया मेरा? 8%। ऐसा थोड़ी होता है यार। विषय से मेरे को कोई लेना देना नहीं है भाई। वो तो उस समय 100 नंबर का प्रत्येक विषय होता था, इसलिए काम चल जाता था। समझ आ रहा है? 100 नंबर का प्रत्येक विषय होता था, इसीलिए आप 400 को सीधे किससे डिवाइड करते थे? 5 से। हर विषय 100 नंबर का था, इसीलिए काम चल जाता था। ऐसा कोई गणित नहीं होता है कि जितने विषय उससे डिवाइड कर दो और आपको परसेंट मिल जाएगा। ये देखो ना, 500 में 400 नंबर लाए हो, विषय 10 थे तो आपका परसेंट आपके हिसाब से 40 हो गया है। विषय 50 थे तो आपका परसेंट आपके हिसाब से 8 हो गया है। समझ आ रहा है? विषय मैटर नहीं करता भाई, मैटर क्या करता है? कितने में कितना लाए हो। विषय मैटर नहीं करता, कितने नंबर में कितना नंबर लेकर आए हो, ये मैटर करता है। विषय मैटर नहीं करता है। समझ आ रहा है?
अब सीजीपीएससी मेंस का एग्जाम देंगे, 7 पेपर होता है, 7 पेपर होता है आपका, समझ आ रहा है? कितने? 1400 नंबर का, प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होता है, 1400 नंबर का हो गया। और आपका आया मान लो 700 नंबर, आपका मान लो 700 नंबर आया। सीजीपीएससी मेंस होता है 1400 नंबर का, सीजीपीएससी मेंस का देखेंगे तो 7 पेपर होता है, प्रत्येक पेपर होता है 200 नंबर का, 1400 नंबर का पूर्णांक हो गया। आपने हासिल कितना किए? 700। आपने 700 अंक प्राप्त किया, तो आपके हिसाब से तो आपका परसेंट 70 बन जाएगा। फिर कितना बन जाएगा? कितना? आपके हिसाब से तो आपका 100% बन जाएगा, आपके हिसाब से तो आपका 100% बन जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे? 700 को डिवाइड करोगे 7 से, तो आपके हिसाब से तो आपका परसेंट कितना बन गया? 100। समझ आ रहा है? विषय मैटर थोड़ी करता है यार। आप बोले कि 7 पेपर हुए हैं सर, तो 700 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा परसेंट तो 100 बन गया। और गलती से मेरा 800 नंबर अगर आ जाता तो परसेंट तो मेरा 100 से ऊपर हो जाता। फिर अगर मेरा गलती से 700 से ऊपर नंबर आया और डिवाइड तो मेरा 7 से ही करने का आदत है, क्योंकि पेपर कितने हुए हैं? 7, तो फिर तो मेरा 100 से ऊपर परसेंट बन गया। 1400 में 800 नंबर लाने के बावजूद मेरा परसेंट 100 से ऊपर जा रहा है। तो मैटर ये नहीं करता कितने पेपर हुए हैं, मैटर ये करता है पूर्णांक कितने का था। समझ आ रहा है? मैटर ये करता है पूर्णांक कितने का था, विषय से डिवाइड नहीं करना है। वो इत्तेफाक हुआ होगा बचपन में, समझ आ रहा है? स्कूल में इसलिए होता था क्योंकि प्रत्येक विषय 100 नंबर का होता था, इसलिए फिट बैठ जाता था। समझ आ रहा है? इसीलिए हाँ, वो करना पड़ेगा आपको। समझ आ रहा है? तो स्कूल वाला सिस्टम अलग था, क्योंकि प्रत्येक विषय वहां पे 100 नंबर का होता था, इसीलिए काम चल जाता था। ठीक, समझ आ रहा है यहां तक? एक्चुअल में आप क्या निकाल रहे हैं, ध्यान से समझो। ये सब रटना ही नहीं है यार, प्राप्तांक बटा पूर्णांक या विषय से भाग, ये सब रटना ही नहीं है आपको, क्योंकि हर जगह थोड़ी प्राप्तांक और पूर्णांक ही रहेगा यार। केवल परीक्षाएं थोड़ी होती रहेंगी, और भी तो चीजें रहेंगी ना। तो हर जगह प्राप्तांक और पूर्णांक नहीं रहेगा। आप एक्चुअल में क्या निकालते थे? आप ऐसा करते थे क्या? याद आ रहा होगा आपको। आप ऐसा करते थे, 400 को ऊपर लिखते थे, 500 को नीचे लिखते थे, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे, और आपका परसेंट कितना बनता था? 80। एक्चुअल में आप क्या निकाल रहे हैं पता है? आप निकाल रहे हैं कि 400 जो है 500 का कितना परसेंट है। आप एक्चुअल में ये निकाल रहे हैं। समझ आ रहा है? 400 जो है वो 500 का कितना परसेंट है। 500 पूरा पूरा रेंज है, 500 में 500 ले आए तो कितना परसेंट? 100। आप कहां तक गए? 400 तक। कितना परसेंट? 80। समझ आ रहा है? आप एक्चुअल में क्या निकाल रहे हैं? ये 400 जो है 500 का कितना परसेंट है। 400 500 का कितना परसेंट है? तो 400 किसका? 500 का, तो 500 नीचे मल्टीप्लाइड बाई कितना? 100%। ऐसा करेंगे आप। समझ आ रहा है? 400 500 का कितना परसेंट है, तो 400 ऊपर 500 नीचे मल्टीप्लाइड बाई कितना? 100%। समझ आ रहा है? इसको एक्स मान के बहुत सारे लोग बताएंगे आपको। कैसे बताएंगे? 500 का कितना परसेंट, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, 500 का एक्स परसेंट बराबर कितना लिख दो सर? 400। 400 500 का कितना परसेंट है, तो आपने क्या बोला? 500 का कितना? 500 का एक्स परसेंट बराबर कितना? 400। अब का को गुणा के जैसे सॉल्व करेंगे, परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड बाई क्या लगेगा? 100 बराबर कितना? 400। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो, 400 गुणा 100 बटा 500 आएगा। वही तो घूम फिर के पहुंच गए आप। आपने बोला 400 500 का कितना परसेंट है, तो आपने 400 को ऊपर लिखा, 500 को नीचे लिखा, मल्टीप्लाइड बाई कितना? 100। एक्स मान के बनाएंगे तो 500 का कितना परसेंट, तो आपने बोला 500 का एक्स परसेंट बराबर कितना? 400। का को गुणा के जैसे सॉल्व किए, परसेंट मतलब क्या? डिवाइड बाई 100 बराबर 400। तो एक्स का वैल्यू देखो, 100 भाग वाला गुणा में चला गया, और 500 गुणा वाला कहां गया? भाग में। तो इतना लेंदी करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप सीधे क्या बोलना? 400 500 का, तो 500 कहां जाएगा? नीचे। समझ आ रहा है? 400 500 का कितना परसेंट, तो 500 नीचे आएगा। बचपन से एक और चीज दिमाग में बैठी हुई है कि नीचे हमेशा बड़ा डेटा आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है।
नीचे हमेशा बड़ा डेटा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पूछने के ऊपर है। मैं क्या पूछा आपसे, देखना अब 84 7 का कितना परसेंट है, 84 7 का कितना परसेंट है, तो आप क्या बोलेंगे 84 7 का, तो 84 ऊपर 7 नीचे मल्टीप्लाइड बाय कितना 100, कितना आ जाएगा देखो 1200%। अब आप बोलेंगे 100% से ऊपर कैसे हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, 100% से ऊपर क्यों नहीं हो सकता। मैं बोल रहा 84 7 का कितना परसेंट है, 7 का 100% स्वयं कौन है 7, मैं बात कर रहा 84 की, तो 100% से ऊपर जाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है ना यार। 7 का 200% कितना है 14, 300% कितना है 21, मैं बात कर रहा 84 की, तो 84 जो है वो 7 का कितना परसेंट है 1200%। 7 का 1200% करेंगे ना तब जाके कितना मिलेगा आपको 84 मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि 100% से ऊपर कभी होता ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है, तो परीक्षा में नहीं देखेंगे आप 100% से ऊपर, क्योंकि परीक्षा में आपका जो प्राप्तांक है वो पूर्णांक से हमेशा कम ही रहेगा या पूर्णांक के बराबर रहेगा। पूर्णांक से ज्यादा प्राप्तांक संभव ही नहीं है। 500 नंबर का पेपर हुआ तो आपका नंबर 500 या 500 से कम ही रहेगा, मतलब आपका परसेंट 100 से ज्यादा जा ही नहीं सकता। तो परीक्षा में परसेंट 100 से ज्यादा नहीं जा सकता, लेकिन हमेशा नहीं जाएगा ऐसा नहीं है भाई, पूछने के ऊपर है। मैंने बोला 84 7 का कितना परसेंट है 1200, 400 500 का कितना परसेंट है 80, समझ आ रहा है। अगर मैंने बोला 130 65 का कितना परसेंट है, 130 65 का कितना परसेंट है बता देंगे, 130 किसका 65 का, तो 130 बटा 65 मल्टीप्लाइड बाई कितना 100, कितना आ जाएगा 200%। ये देखो 200% आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। नीचे कौन आएगा 7 का, तो 7 नीचे 500 का, तो 500 नीचे 65 का, तो 65 नीचे, समझ आ रहा है। 400 500 का कितना परसेंट, तो 500 नीचे, इसका मतलब 500 का रेंज है, आप कहां तक गए हैं 400 तक गए हैं, समझ आ रहा है। तो 400 500 का कितना परसेंट है, तो 500 नीचे, 84 7 का कितना परसेंट है, तो 7 नीचे, 130 65 का कितना परसेंट है, तो 65 नीचे। आप एक्स मान के भी चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। आपने बोला 500 का एक्स परसेंट बराबर 400, यहां पे क्या बोलते 7 का एक्स परसेंट बराबर 84, 65 का एक्स परसेंट बराबर 130, घूम फिर के यहीं पे पहुंच जाते हैं आप, समझ आ रहा है। तो नीचे कौन आएगा ध्यान रखिएगा, जिसका बोलेगा वो कहां आएगा नीचे, 7 का तो 7 नीचे, 500 का तो 500 नीचे, 65 का तो 65 नीचे। कल देखेंगे इसके आगे। एक और पढ़ाना था बेसिक में, मेन तो उसी के लिए ये रूपरेखा तैयार कर रहा था मैं, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी, ये बताना था, इसी के लिए ये पूरा बताया था भी मैं। कल देखेंगे इसके आगे का, कल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, कल पूरा 1-1.5 घंटा क्वेश्चन ही कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। पढ़ के आइए इसको, कल ये जो लिखवाया हूं इसको ध्यान से पढ़ के आना, इस पे कल प्रश्न बहुत सारे करेंगे, जनसंख्या वाले सारे प्रश्न हो जाएंगे आपके। और औसत का वीडियो डलवा दूंगा आज मैं, याद से एक वीडियो डलवाना है मेरे को। इसके आगे का थोड़ा सा बेसिक बताना बच गया है, ये बेसिक बचा था, 15 से 20 मिनट का है ये, इसको बाद में बताऊंगा आपको। ये इसीलिए बताया था ताकि इस बेसिक पे पहुंच पाए अपन। 15 रुपए से 20 रुपए हो गया, कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, समझ आ रहा है। 28 रुपए से 25 रुपए हो गया, कितने परसेंट का कमी हुआ, पूरा दिखेगा आपको कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो इसके लिए ही ये बेसिक थोड़ा बता रहा था आपको, ये तो समझ आ गया ना। चलिए इस पे बात कर लेंगे कल शुरू के 10 मिनट में, उसके बाद केवल प्रश्न ही बनाएंगे। तो शुरू के 10 मिनट में ये थोड़ा सा बेसिक बचा है, इसको बता दूंगा कल, उसके बाद पूरे क्वेश्चंस देखेंगे। जनसंख्या वाला जो टॉपिक लिखा है अलग से, वो कल कंप्लीट करेंगे अपन। चलिए नोटिस बोर्ड में आ जाएगा जो आप लोग का वीडियो का लिंक है, नोटिस बोर्ड में आ जाएगा, उसको क्लिक करना तो वहां से आपको वीडियो दिखाई देगा। औसत का प्रैक्टिस शीट बना लीजिए, एक और प्रैक्टिस शीट दे दूंगा आपको, फिर 3-4 प्रश्न छोड़ के बाकी सारे बनने चाहिए आप लोग से, जो नहीं बनेगा उसको टिक करके रख लीजिए, क्लास में कभी डिस्कस कर लेंगे।